नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट जो है उससे संबंधित सारी बातें जो कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन और एसिड रेन की बात की थी। उसी के साथ हमारा एनवायरनमेंट का सेगमेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? तो जैव विविधता का सीधा सीधा मीनिंग हम अगर कहें तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जैसा नाम लिखा है बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। हम किसी भी, सपोज हमारे घर में एक एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम में 10 तरह की मछलियां रखी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ अलग अलग तरह की कितने तरह की मछलियां हैं, फिश है। तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा सिंपल भाषा में मीनिंग कहें तो प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है, उसमें जितने तरह की वेरिएशन है, जितने तरह की विविधता है, उसी को हम एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसा हमने एनवायरनमेंट वाले में सेगमेंट में रियो डी जेनेरियो की बात की थी, पृथ्वी सम्मेलन की बात की थी, अर्थ समिट 1992 की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए थे। उसमें एक डॉक्यूमेंट जो था वो था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है CBD, उसमें बायोडाइवर्सिटी को जो डिफाइन किया गया वो इस तरह से किया गया है। सिंपली है, जैसा हम समझते हैं बिल्कुल वैसा ही है, कोई नया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो सब जैव विविध समस्त जो स्रोत है, जहां पे भी जीव मिलते हैं, ये बीच वाले एग्जाम्पल है, उसको आप भले छोड़ दीजिए कि जीवों के मध्य जो अंतर है, या उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाए जाने वाली विविधताएं हैं। यानी जीव जहां जहां पे मिलता है, कहाँ मिलता है? तो सब स्थल मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्रों में मिलता है, या और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उन सब में जो मिलता है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वेरिएशन क्या है, वो या जिस इकोसिस्टम में वो पाए जाते हैं उनमें पाई जाने वाली विविधता जो है वो एक प्रकार से जैव विविधता है। तो बहुत आसान डेफिनेशन CBD में दी हुई है कि जहां पे भी जीव मिलता है, चाहे वो स्थलीय भाग हो, चाहे वो समुद्री भाग हो, चाहे अन्य जलीय जीव भाग हो, उनके मध्य डिफरेंस क्या है, उनके मध्य अंतर क्या है, या जिस इकोसिस्टम के वो भाग हैं, जिस इकोसिस्टम में वो रहते हैं, वहां उनमें कितनी विविधता है, कितनी वेरिएशन है। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज the variability among living organism from all sources, including terrestrial ho, marine ho, and other ecosystem ho, and the ecological complexes of which they are a part, जिसके वो हिस्से हैं वहां क्या है। तो मोटे तौर पे ये, अब उसमें साथ में ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो 3 लेवल पे हो सकती है, जिसके हम आगे भी बात करेंगे। वो यहाँ पे उसको डेफिनेशन में भी साथ जुड़ा हुआ है कि ये जो है दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड बिटवीन इकोसिस्टम। यानी पारिस्थितिक स्तर पे देखें, एक ही प्रजाति के बीच में देखें, या प्रजातियों के मध्य देखें, तो उन सभी जगह पे ये पाई जाने वाली वो जो विविधता है। तो आपको भी जब कभी भी डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप रियो डी जेनेरियो का जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके अनुसार बस इतना लिख दिया, तो मान लीजिए कि आपकी डेफिनेशन जो है वो सबसे अच्छी है। अगर मेंस में कभी ऐसी लिखने की नौबत आए तो, और नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता तो है ही है कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। सिंपल हमारी NCERT वगैरह में जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है वो बस यही दे रखी है कि पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं उन जीवों के अंदर मिलने वाली विभिन्नता, विविधता और पारिस्थितिकी जटिलता, 3 शब्द दे रखे हैं, विविधता, विभिन्नता और पारिस्थितिकी जटिलता, है वो जैव विविधता कहलाती है। यानी इस अर्थ की सरफेस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन कितना है, इनइक्वालिटी कितनी है, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो जैव विविधता। अब जैव विविधता की अगर बात करें तो जैव विविधता थोड़ा सा डायनेमिक जो है वो कंसेप्ट है, एक गतिशील अवधारणा है। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब इसकी जैव विविधता इतनी है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैव विविधता घटती रहती, बढ़ती रहती, जितने जैसे जैसे एक
कोई भी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में जितने ज्यादा जीव हैं, इसका मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा है। तो बायोटेक कंपोनेंट जो है, या हम ये कहें कि जो जीव हैं उनके बढ़ने से जैव विविधता बढ़ती है और उनके घटने से घटती है। तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी जो एक गतिशील अवधारणा है, स्थिर नहीं रहती है, यानी घटती है और बढ़ती रहती है। और घटती बढ़ती कैसे है? जेनेटिक कंपोनेंट के बढ़ने से या जेनेटिक कंपोनेंट के घटने से। यानी आपके घर में एक एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम में आपने 10 तरह की फिश रख रखी है और 10 की जगह 12 तरह की रखेंगे तो और डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। जेनेटिक कंपोनेंट उसमें बढ़ गए, 10 की जगह 50 कर दिया आपने तो और बढ़ गई, क्योंकि एक ही स्पीसीज के बीच में भी डाइवर्सिटी होती है। हमने भले उसमें एक ही स्पीसीज की फिश ला के रखी है, लेकिन वो भी सारी बिल्कुल 100% एक जैसी होती है ऐसा नहीं है। जैसे मनुष्य की भी बात करें तो एक परिवार में 4 भाई हैं, वो 4 भाई भी हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो वो भी उसमें डाइवर्सिटी होती है। तो जैसे जैसे जेनेटिक कंपोनेंट बढ़ते हैं या घटते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता घटती बढ़ती रहती है। तो कुल मिला के अभी हमने जो है वो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया सीबीडी के अनुसार और हमारी एनसीईआरटी के अनुसार। और एक बात ये रही कि ये जो है वो एक गतिशील अवधारणा है, यानी एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन जेनेटिक कंपोनेंट। तो दूसरी बात हमने सिंपल भाषा में ये कही। अब इस स्लाइड में हम कुछ साइंटिस्ट के नाम जो है वो देखेंगे इस बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो साइंटिस्ट हैं उनमें 3-4 साइंटिस्ट के नाम हैं। पहला जो नाम है रेमंड एफ डैशमैन। ये भी एक नाम मिलता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को जो 1968 में इन्होंने जो है वो दिया था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाम आता है कि रेमंड एफ डैशमैन। तो डैशमैन ने 1968 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता शब्द करके एक शब्द उन्होंने काम में लिया था। एक और है वाल्टर जी रोजन। इन्होंने जैव विविधता शब्द 1985 में जैव विविधता, उन्होंने जैविक विविधता कहा था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा था, उसके बाद इन्होंने जो है बायोडाइवर्सिटी ऐसा कहा था। बट दोनों को जो है उनको इसका कोई खास क्रेडिट मिलता नहीं है। क्यों नहीं? कि बायोडाइवर्सिटी एज ए कंसेप्ट के रूप में, कि सब बायोडाइवर्सिटी को आगे जो है किस प्रकार से हम साइंटिफिक लेवल पे कहें, एनवायरमेंटोलॉजिस्ट के तौर पे कहें, पॉलिटिशियन के तौर पे कहें, या इस शब्द को सबसे ज्यादा फेमस जिसने किया है वो व्यक्ति है E.O. विल्सन। तो E.O. विल्सन जो है अमेरिका के कीट वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने इस शब्द को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया एज ए कंसेप्ट के रूप में, कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक कंसेप्ट है और इतना बड़ा एक सब्जेक्ट हो सकता है जो हमें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके रूप में जो किया वो E.O. विल्सन ने किया। यूएसए के हैं, कीट वैज्ञानिक है, एंटोमोलॉजिस्ट जिनको हम बोलते हैं, तो वो है। उन्होंने उसके बाद से चाहे साइंटिस्टों के रूप में देखो, चाहे पॉलिटिशियन के रूप में देखो, चाहे इकोलॉजिस्ट के रूप में देखो, एनवायरमेंटोलॉजिस्ट के रूप में देखो, इन सब ने इस शब्द को बहुत ज्यादा यूज किया है। तो ये तो ज्यादा साइंटिस्टों के नाम ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। एक साइंटिस्ट जो पॉपुलर बनाने वाले हैं वो है E.O. विल्सन। तो विल्सन जो है इन्होंने इसको ज्यादा पॉपुलर बनाया था। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रहे, दूसरे वाले नहीं रहे तो भी चलेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो लेवल हैं, स्तर जो हैं, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने देखा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है या बायोडाइवर्सिटी जो है वो विद इन स्पीसीज भी होती है, वो बिटवीन स्पीसीज भी होती है, और वो बिटवीन इकोसिस्टम वो भी होती है। तो 3 तरह की जो है 3 लेवल पे हम देखते हैं, एक ही प्रजाति के अंदर, प्रजातियों के बीच में और इकोसिस्टम के बीच में। तो इसी आधार पे हमने इसको जो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, इसको स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, और इसको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो 3 लेवल है, यानी विविधता हमारे को देखनी। एक तो मनुष्य के बीच में देखें, आप क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सारे के सारे एक दूसरे से अलग हैं, तो वो, और मनुष्य ही नहीं, हम गायों को देखेंगे तो अलग तरह की, एक ही प्लांट के जो हैं, नीम के अलग देखेंगे तो उनमें भी कुछ दिखाई देगा। तो एक ही प्रजाति गेहूं जो है उसकी अलग अलग वैरायटियां होती है,
कुछ वैरायटी छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, तो एक ही स्पीसीज में भी देख सकते हैं, बिटवीन स्पीसीज भी देख सकते हैं कि गेहूं के पौधे में और चावल के पौधे में क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार से हम ये देख सकते गाय में और भैंस में क्या डिफरेंस है, नीम के पेड़ में और बबूल के पेड़ में क्या डिफरेंस है। तो अलग अलग स्पीसीज में क्या वेरिएशन क्या है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज के बीच में। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक अलग तरह का इकोसिस्टम है। सपोज हम कहें कि एक घास का मैदान है, वहां पे जो झाड़ियां मिलेगी या घास मिलेगी या जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। एक डेजर्ट में जाएंगे, वहां पे जो प्लांट मिलेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, तो उन दोनों के बीच में भी वेरिएशन है। तो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अगर उसमें देखें तो वो अलग तरह से देखने का, अपने देखने का नजरिया हमारे तीन हो सकते हैं। एक जो है वो एक ही स्पीसीज के बीच में देख सकते हैं या जेनेटिक लेवल पे देख सकते हैं, एक स्पीसीज के लेवल पे देख सकते हैं, एक इकोसिस्टम के लेवल पे देख सकते हैं। तो वो जो है उसको हम लेवल कहते हैं, स्तर कहते हैं कि जनरली बायोडाइवर्सिटी को तीन लेवल पे। और इस शब्द को हम ओरिजिनल डेफिनेशन जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में दी उसमें भी उसको इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब जो है ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो तीन लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा हमने, वैसे तो बातें तो वही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ अलग है नहीं। तो एक जेनेटिक लेवल है, और जेनेटिक लेवल का मतलब सीधा सीधा है कि एक ही स्पीसीज के अंदर जो है इसका संबंध किसी विशेष प्रजाति के जीन में भिन्नता है। विशेष प्रजाति के जीन में भिन्नता का मतलब मेरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है, जेनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब हमेशा जो होता है वो, सपोज हम ये कहें कि ये डीएनए है और डीएनए में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है जो बायोटेक्नोलॉजी में और उनमें इन सब में ही पढ़ते हैं हम। वो जो है वो जो सीक्वेंस है सपोज यहाँ एडिनिन है, यहाँ थाइमिन है, या फिर थाइमिन है, या फिर थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ जो है ग्वानिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ ग्वानिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है। और उसके बाद में ए हमेशा टी से जुड़ता है, टी हमेशा ए से जुड़ता है, ये हमेशा ए से जुड़ता है, ये फिर ए से जुड़ता है, ये जो है वो जी से जुड़ता है, ये सी से जुड़ता है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी में खूब सारी बढ़ते हैं। तो ये एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तो हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है, और हर एक जीव का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो उसी के आधार पे हम उसको जेनेटिक लेवल की बोलते हैं। यानी मेरा जेनेटिक लेवल जो है वो आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उससे अलग है, क्योंकि हो सकता है मेरी हाइट अलग हो, मेरी आंखें अलग तरह की हो, मेरे नाक अलग तरह का हो, कान अलग तरह के हो। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पूरी जो डिपेंड करती है वो जेनेटिक लेवल पे डिपेंड करती है। और ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग होता है। तो कुल मिला के एक ही प्रजाति के जीवों में जो जेनेटिक भिन्नता होती है उसको हम इस जेनेटिक लेवल पे देखते हैं। और जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं वैसे वैसे एनवायरमेंट में जो बदलाव होंगे उनके अनुसार कुछ उनके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा, कुछ उनके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। तो ये फेवरेबल, और जो फेवरेबल होगा वो सर्वाइव करेगा लंबे समय तक, जो फेवरेबल नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो ये चलता रहता है। तो उससे जो बेस्ट होता है वो सर्वाइव करता रहता है, जो बेस्ट नहीं होता है वो सर्वाइव नहीं करता है। तो जो सबसे अनुकूल है वो लंबे समय तक जो है वो बने रहते हैं। और हर इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिपेंड करते हैं वो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे करते हैं। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं, यानी डीएनए की संरचना कैसी उस पर डिपेंड करते हैं, और उसी के आधार पे वो विशेष बनता है। विशिष्टता जो आती है वो जेनेटिक। कुल मिला के इस पूरे स्लाइड में यही कहना चाह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जो विशेषताएं होती है वो उसकी जेनेटिक संरचना पे डिपेंड करती है। और जेनेटिक संरचनाएं लगभग जो है वो सभी की अलग अलग होती है, और सभी की जो अलग अलग होती है उसी को हम एक प्रकार से जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये एक ही स्पीसीज में जनरली देखा जाता है कि गेहूं की 50 वैरायटी है, उन 50 वैरायटी में कुछ न कुछ डिफरेंस है। यानी कुछ में हाइट ज्यादा हो जाएगी, कुछ में हाइट कम रहेगी, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो जो होती है वो तो गेहूं हो चाहे चावल हो, उनकी अलग अलग किस्में जो होती है उसमें जो डिफरेंस है वही एक प्रकार से जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी। तो विद इन स्पीसीज एक बात ध्यान में रखें, और जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है हर एक का इंडिविजुअल का अलग होता है, इसका मतलब वो दूसरे से भिन्न है, वो विविध है। दो सगे भाई भी हैं, उनमें कुछ डिफरेंस जो होता है वो एक प्रकार से
उनके बीच में, या एक ही स्पीसीज, चाहे गाय एक स्पीसीज है, 2 गायों को हम देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन दिखेगा, वो जो दिखता है वो जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी है। जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी के बाद में आता है प्रजाति, स्पीसीज। इन जनरल बायोडाइवर्सिटी की जहां पे भी बात होती है वो इसी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। यानी हम जब भी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जेनेटिक लेवल वाले बायोडाइवर्सिटी की बात तो रेयरली पढ़ने के लिए वगैरह करते हैं। आपको कभी पूछा जाए कि एक जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो आप यही कहोगे कि वहां पे कितनी तरह की प्रजातियां हैं। आप ये नहीं कहोगे कि प्रजातियों के अंदर की भिन्नता कितनी, वो नहीं कहेंगे। तो कुल मिला के ब्रॉड कंसेप्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का वो ये है, व्यापक स्तर जो है वो ये है। वास्तव में जो जैव विविधता देखी जाती है वो इसी लेवल की देखी जाती है, बाकी तो केवल हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आपको इन जनरल पूछा जाए कि एक जो है, सपोज मैंने कह दिया आपके घर में एक्वेरियम है और उसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो आपके उसमें अगर 50 फिश है और वो जो 50 है वो 5 प्रजातियां अलग अलग तरह की, तो आप कहोगे कि यहाँ 5 है, 5 तरह की फिश है मेरे। ऐसे नहीं कहोगे 50 तरह की है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो स्पीसीज लेवल पे देख रहे हैं। तो व्यक्त करने का सबसे व्यापक स्तर जो है वो यही है। और जो जीव है अलग अलग उसको इसी में दर्शाया जाता है, एक दूसरे जो प्रजातियां भिन्न होती है वो उसी प्रकार से। और प्रजाति जो है वो एक दूसरे से अलग होती है क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होता है, वो आपस में इंटरसेक्स द्वारा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वो जो है वो विभिन्न प्रजातियों के बीच में मिलने वाली सीधे सीधे बात यही है। फॉरेस्ट में आप गए और कहा कि यहाँ जैव विविधता कितनी है, तो यहाँ पे साहब लॉइन भी दिख रहा है, यहाँ पे भेड़िया भी दिख रहा है, यहाँ पे खरगोश भी दिख रहा है, यहाँ पे हिरण भी दिख रहा है, और तरह के जीव जंतु दिख रहे हैं, और तरह की वनस्पतियां दिख रही है, तो वो जो है वो ये है। और एम्फीबियन की अलग अलग हो सकती है, रेप्टाइल्स की अलग अलग हो सकती है, तो सभी की जो होती है वो है। तो ये है आपके स्पीसीज लेवल की बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज लेवल के बाद में जो है वो आती है इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल का मतलब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम को देख रहे हैं, उस इकोसिस्टम में, क्योंकि एक स्थान जो है यहाँ अलग स्थान की बात है, जैसे कोई कोरल रीफ है, जैसे वेटलैंड है, जैसे घास का मैदान है, जैसे डेजर्ट है, तो ये सारे के सारे अपने आप में एक इकोसिस्टम है और ये सब अपने सिस्टम है। तो इनमें जो मिलेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होगी, दूसरे की कुछ अलग होगी, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो कुल मिला के पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके लेवल पे जो विविधता देखी जाती है उसको हम पारिस्थितिकी विविधता बोलते हैं। यहाँ पे जो दर्शाया जाता है वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम को दिखाया जाता है, आवास को दर्शाते हैं कि वो कहाँ रह रहा है। कई तरह के आवास होते हैं, जैसे कोरल अलग है, घास के मैदान अलग है, वेटलैंड अलग है, रेगिस्तान अलग है, मैंग्रोव अलग है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अलग है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग है। और वहां कौन सरवाइव करेगा, जिसके लिए वहां का एनवायरनमेंट सबसे फेवरेबल होगा, सबसे फेवरेबल जिसके लिए होगा वो वहां सबसे ज्यादा सरवाइव करेगा, सबसे अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा, जो उनको एडप्ट कर लेगा। और सीधे सीधे एक लाइन में अगर लिखनी होती है तो हम सीधे सीधा यही लिखते हैं कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता जो है वो ये है। एग्जाम्पल देने तो सिंपल सा दे सकते हैं कि सब एक डेजर्ट जो है, उस डेजर्ट तथा ग्रास लैंड जो है उनमें जो प्लांट मिलते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है वो एक प्रकार से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये हो गया आपके इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कुल मिला के 3 तरह की जो लेवल है, कभी भी पूछा जाए जैव विविधता के स्तर क्या हैं, तो जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। एक एक एग्जांपल के माध्यम से 2 गेहूं की किस्मों के बीच में, चावल की किस्मों के बीच में जो है वो जेनेटिक है। प्रजातियों के बीच में एम्फीबियन की कई प्रजातियां हैं और उन प्रजातियों के बीच में जो विविधता है वो स्पीसीज लेवल की है। एक डेजर्ट और एक ग्रासलैंड है, या एक डेजर्ट है और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उनके बीच में जो प्रजातियों में विभिन्नताएं हैं वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद में अगला अपना है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजरमेंट का मतलब उसका मापन करना।
मापन करने का मतलब कहाँ पे कितनी प्रजातियां हैं। यहाँ पे जो देखेंगे हम जेनेटिक लेवल भी नहीं देखेंगे, हम इकोलॉजिकल लेवल, हम यहाँ पे जो है वो स्पीसीज लेवल की बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। मेजरमेंट करना है, आपको कहीं भी पूछ जाए कहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा यही कहोगे जहाँ पे प्रजातियां ज्यादा है, जहाँ पे स्पीसीज ज्यादा है। जहाँ स्पीसीज ज्यादा है इसका मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो ये जो मेजरमेंट करने का मतलब यही है कि किस एरिया में कितनी संख्या है, कौन सा रिच है, समृद्ध है एरिया, हम उसी को कहेंगे। अगर कोई एक फॉरेस्ट है वहां पे एक ही तरह के जीव मिलते हैं तो वहां पे रिचनेस नहीं है, वहां पे समृद्धता नहीं है, ज्यादा संख्या नहीं है, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कितनी प्रजातियों की संख्या है या कितनी जो है वो समृद्धि है वो है, तो प्रजातियों की संख्या को और उनके बीच में क्या समानता है उनको देखने के लिए मेजरमेंट किया जाता है। एक शब्द में अगर कहें तो हम यही कहेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी प्रजातियों की संख्या है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट बोलते हैं, मापन बोलते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट के लिए 3 शब्द आते हैं, एक अल्फा बायोडाइवर्सिटी, एक बीटा बायोडाइवर्सिटी और एक गामा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शब्द है। ये पिछली बार अपने एग्जाम में भी था, जो 2018 का प्रीलिम्स का एग्जाम था, उसमें सीधा सीधा पूछा था अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक, निम्न में से कौन सा अल्फा बायोडाइवर्सिटी है या बीटा ये एग्जाम में पूछा था। वह सिंपल तरीके से पूछते भी हैं। तो थोड़ा सा एक एक को देख लेते हैं कि अल्फा का मीनिंग क्या है, बीटा का क्या है और गामा का क्या है। अल्फा का मतलब तो सीधा सीधा इतना ही है, सपोज मैं ये कह दिया कि ये एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में 5 तरह की स्पीसीज है, ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी स्पीसीज, डी स्पीसीज, ई। मान लीजिए यहाँ 5 तरह की प्रजातियां हैं, वैसे 5 तो होती नहीं, इकोसिस्टम बड़ा होता है तो वहां पे 50 तरह की तो वेजिटेबल भी होती है, वनस्पति भी होती है, और 10-20 तरह के एनिमल्स भी होते हैं, 8-10-20-50 तरह के पक्षी भी होते हैं। तो बहुत सा जो है वो होती है। एक हम सिंपल आइडिया लें कि सपोज किसी में ये है या ये यहाँ पे कह दिया कि सपोज किसी में 105 प्रजातियां हैं, तो इसका मतलब उसकी अल्फा बायोडाइवर्सिटी 50 है या 105 है या 5 है, जितनी तरह की प्रजातियां है। बस सिंपल सा कि किसी एक समुदाय में या किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर कम्युनिटी और इकोसिस्टम इज नोन एज अल्फा बायोडाइवर्सिटी। बहुत छोटे लेवल पे देखा जाता है, बस एक छोटा एरिया देख लिया और उस छोटे एरिया में कितनी है उसी को हम देखते हैं। ये एक एरिया और दूसरे एरिया की अगर कंपेयर तुलना जो है उसमें ये थोड़ा हेल्पफुल होता है, तो इसको हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक की बात थी, अब अल्फा के बाद में बीटा पे चलेंगे तो वहां 2 की बात होगी। 2 की बात का सीधा मतलब ये एक इकोसिस्टम है, ये एक दूसरा इकोसिस्टम। अब इन दोनों के बीच में जो तुलना है, कंपैरिजन जो है, बस बीटा बायोडाइवर्सिटी में एक शब्द जो काम में आता है मेनली वो कंपैरिजन। इस ए इकोसिस्टम जो है इसका बी इकोसिस्टम जो है इसके साथ में कंपैरिजन करना। यहां पे कितनी स्पीसीज है, यहां पे कितनी स्पीसीज है, यहां पे स्पीसीज में क्या इक्वालिटी है, यहां की स्पीसीज में क्या इक्वालिटी है। इनके बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाता है 2 कम्युनिटी का या 2 इकोसिस्टम का, तो उसको हम एक प्रकार से बीटा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो सपोज हम एक ग्रासलैंड है और एक फॉरेस्ट है, उन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी करें और ये देखें कि ग्रासलैंड में कितनी स्पीसीज है और फॉरेस्ट में कितनी स्पीसीज है, दोनों में कॉमन स्पीसीज कितनी है नहीं है, तो वो तो 2 के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है उसको हम बीटा, क्योंकि मेजरमेंट का मतलब काउंटिंग करनी है अपने को, सीधी सीधी प्रजातियां कितनी है तो कितनी काउंटिंग है, और वहां से यहाँ एक से दूसरे में आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो वो चीजें भी थोड़ा सा देखा जाता है कि क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से यहाँ से प्रजातियां यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो बहुत सिंपल तरीके से जो डेफिनेशन दी हुई है तो वो यही है कि पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में विविधता की तुलना है और प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन के रूप में इसको माना जाता है, कितना चेंजेस इसमें हो रहा है, कितना बदलाव इसमें हो रहा है, इस इकोसिस्टम में, इस इकोसिस्टम में कितना बदलाव है। तो ये कुल मिला के बीटा बायोडाइवर्सिटी की जब भी बात आए तो बस कंपैरिजन जो है 2 इकोसिस्टम के बीच में
दो समुदायों के बीच में जो स्पीसीज है, उन स्पीसीज के बीच में कितना कंपैरिजन है और कितना एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, वो जो है वो बीटा बायोडायवर्सिटी। गामा बायोडायवर्सिटी को जो देखा जाता है थोड़ा बड़े लेवल पे देखा जाता है। जैसे सबसे छोटा था अल्फा, बीटा में फिर थोड़ा बड़ा है क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, और गामा में एक बड़ा एरिया है, उस बड़े एरिया में कई सारे इकोसिस्टम है। सपोज मैंने कह दिया कि ये 5 इकोसिस्टम का एक बड़ा सा एरिया है और उसकी बायोडायवर्सिटी कैलकुलेट करनी है कि उसमें कितनी प्रजातियों की संख्या है, तो उसको हम जो है वो गामा कहेंगे। तो एक तो बड़े लेवल पे किया जाता है। अब बड़े लेवल पे करने के साथ साथ में हम ये कह देते हैं कि भारत की बायोडायवर्सिटी जो है वो कितनी है। तो भारत में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है और उन इकोसिस्टम की हम कैलकुलेशन करेंगे और उसमें टोटल प्रजातियां कितनी हैं और उसमें से जो कॉमन स्पीसीज कितनी है। भाई अलग अलग इकोसिस्टम में ऐसा तो है नहीं कि खरगोश जो है वो केवल घास के मैदान में ही रहता है, फॉरेस्ट में भी मिलता है और जगह भी मिलता है। तो वो कॉमन स्पीसीज है वो बार बार काउंट न हो, तो उसके लिए तो सीधा सीधा जो है सपोज ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, तो ये 5 अलग अलग तरह के सपोज कम्युनिटी है और उसमें स्पीसीज, इसमें कितनी स्पीसीज है, सपोज इसमें कह दिया 50 है, इसमें कितनी है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है। अब ये वापस देखेंगे कि कॉमन स्पीसीज कितनी है। यहाँ जो 50 है उनमें से वैसी यहाँ कितनी है। सपोज ये कह दिया कि 25 तो कॉमन ही है, तो फिर यहाँ पे कॉमन कितनी होगी इसमें कि 25 है। यहाँ पे 50 है, उसमें से यहाँ दोनों में पहले काउंटिंग हो गई, वो कॉमन में आ जाएगी। सपोज यहाँ दोनों जगह जो कॉमन हुई वो सपोज 30 हो गई कि 30 तो इसमें पहले काउंटिंग हो चुकी है जिसकी, तो यहाँ बाकी यहाँ पे 20 ही बच गई। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो है यानी एक स्पीसीज की 2 बार काउंटिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो ये स्पीसीज कितनी है और उसमें से वापस जहां पे कॉमन कितनी है उसको माइनस कर दें, तो उससे जो आती है वो गामा बायोडायवर्सिटी। तो देखने का तरीका जो है वो छोटे लेवल पे देखें अल्फा बायोडायवर्सिटी, थोड़े बड़े लेवल पे देखें जहां 2 के बीच में कंपैरिजन होता है वो बीटा बायोडायवर्सिटी, और बड़े लेवल पे बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है उसके लेवल पे अगर देखें तो उसको हम गामा बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य समग्र विभिन्नता का मापन है। बड़े एरिया के अंदर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, उन सब की जो कैलकुलेशन की जाती है वो जो है वो ये है। ये एक वृहत भौगोलिक क्षेत्र है, बड़ा है, देश के लेवल तक का हो सकता है, पूरी दुनिया के लेवल तक का हो सकता है। यानी पूरी दुनिया की बायोडायवर्सिटी कितनी है, तो पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज की संख्या है, वो सारी जो कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे होगी। और उसमें अनेक इकोसिस्टम, अनेक कम्युनिटी जो है वो होते हैं, बड़ा एरिया जो है वो उसमें। तो इस प्रकार से तो मेजरमेंट की अगर बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा और सामान्य बहुत आसान कोई ज्यादा इसमें नहीं है। एक छोटा एरिया है, एक कम्युनिटी है, उसमें कितनी संख्या है, अल्फा है, 2 है, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है तो बीटा है। बड़ा एरिया है, खूब सारी उसमें कम्युनिटी है, खूब सारे इकोसिस्टम है, उनकी टोटल संख्या कितनी है, कॉमन को बार बार काउंट नहीं करें तो वो जो है वो गामा है। मेजरमेंट का मतलब यही होता है, संख्या। मेजरमेंट के बाद में तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है पैटर्न क्या है। और पैटर्न का मतलब सीधा सीधा इतना ही होता है कि कहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और कहां पे कम है। तो हमने 3 हेडिंग, पहले डेफिनेशन देखी है, उसके बाद में पहला जो देखा लेवल देखा है, दूसरा जो है मेजरमेंट देखा है, और तीसरा हम जो बात करें पैटर्न की बात करें। पैटर्न का मतलब इस पूरे अर्थ में कहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और कहां पे कम है, ज्यादा कहां है और कम कहां है, उसको जो देखते हैं उसको पैटर्न देखते हैं। तो एक बात तो आपको अगर ये कहा जाए कि क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कहेंगे इक्वल तो नहीं है बिल्कुल ही, कहीं पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वितरण जो है असमान है, ये तो बिल्कुल आप जो है नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये तो आपको पूछे तो आप भी यही कहोगे। ओके, अब फिर दूसरी बात क्या, एक बात कॉमन सी हमने यही कही थी कि इक्वेटर जो है उसके आसपास का जो एरिया है, उस आसपास के एरिया में बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो इक्वेटर से पोल की ओर, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो बायोडायवर्सिटी जो है वो
कम होती जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी कम ही होगी, वैसे ही पता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। एक बात ये होगी। दूसरी बात हम ये कहें कि एक हिली एरिया है और एक पहाड़ी के ऊपर जाना है, तो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो वहां की बायोडायवर्सिटी में क्या आएगा, ये क्या ही आएगा, जितना ऊंचाई ज्यादा है वहां उतनी ठंड भी ज्यादा होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी होती नहीं है, तो वहां की बायोडायवर्सिटी, हाँ ठीक है, वहां एंडेमिक स्पीसीज अलग तरह की मिल सकती है, वो अलग बात है, बट अगर रिचनेस की बात करें तो वो तो कम ही होगी। तो मैदानी एरिया की तुलना में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो भी, तो कुल मिला के अक्षांश में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे भी कम होती है, हाइट में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे भी कम ही होती है। दूसरी बात ये। अब तीसरी बात कि एक लेवल तक हम ये देखते हैं कि एरिया जितना बड़ा है बायोडायवर्सिटी उतनी ज्यादा होती है। यानी एक फॉरेस्ट जो है, हम हमारे इंडिया में जितने नेशनल पार्क हैं उनकी अगर बात करें कि जिस नेशनल पार्क का एरिया बड़ा है उसकी बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा ही होती है। जितना एरिया छोटा होता है उसकी बायोडायवर्सिटी उतनी ही कम होती है, क्योंकि जितना बड़ा होता है, जितने वेरिएशन ज्यादा होते हैं, वहां पे विकल्प भी खूब सारे होते हैं, और कहीं किसी के लिए फेवरेबल कंडीशन है, कहीं किसी के लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो उस प्रकार से एक लेवल तक हम ये देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसी अनुपात में उसकी बायोडायवर्सिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट एक लेवल तक ये देखा जाता है कि जितना एरिया ज्यादा है बायोडायवर्सिटी उतनी ही ज्यादा है। तो कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की प्रजातीय जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अन्वेषण क्षेत्र का मतलब रहने की जो जगह है, उसमें जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी संख्या भी बढ़ती है। तो मोटे तौर पे ये तीन स्टेटमेंट जो है वो हमें लिखने हैं। अगर कहीं पे भी पैटर्न की बात की जाती है तो पहली बात ये तो सबको ही पता है, अनइक्वल है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मैदानी क्षेत्र से पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो बायोडायवर्सिटी कम होती है। एक निश्चित सीमा तक प्रजातियों की संख्या जो है या जैव विविधता जो है एरिया बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती है। अब ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है, एक ये हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बायोडायवर्सिटी देखनी है आपको तो आप अमेजन के फॉरेस्ट में जाइए, ब्राजील जाइए, और वहाँ जो अमेजन के फॉरेस्ट फैले हुए हैं आसपास की कंट्री में भी, वहां पे जाइए, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वहां मिलेगी। और चूंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े पत्तों वाले खूब पेड़ हैं और खूब सारे पेड़ हैं, इसलिए इनको जो है इस प्लेनेट के लंग्स बोलते हैं, विश्व के फेफड़े बोलते हैं अमेजन के फॉरेस्ट को। तो मोटे तो एक बात सामने आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा पर्टिकुलर एक जगह की अगर बात करें तो वो है अमेजन के फॉरेस्ट। और पर्टिकुलर एक जगह नहीं कह, वैसे ओवरऑल कहें तो हम कहेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन के फॉरेस्ट भी एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इनकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इनकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो समुद्र में देखें तो कोरल रीफ जो है वहां की बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा है, कोरल रीफ में देखें तो। इसी प्रकार से वेटलैंड जो है इनकी बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा है। जो शीतोष्ण वन है, टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, इनकी भी बायोडायवर्सिटी ठीक है। हाँ ठीक है, उष्णकटिबंधीय जितनी नहीं है बट फिर भी ठीक है इनकी। तो ये कुछ एरिया जहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। तो समुद्र में बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कोरल रीफ में, और स्थलीय भाग में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके अलावा अगर बात करें उनसे कम लेकिन फिर भी वेटलैंड है, वहां पे भी अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी होती है, क्योंकि वो ट्रांजिशन जोन है, उसकी बात हमने पहले की थी। और उसके अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट है, उनमें भी बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी होती है। कम कहाँ पे होती है तो साहब जो भी डेजर्ट है, जो भी सब पोलर रीजन है, जो पोलर रीजन है, तो ध्रुवीय क्षेत्र, आप आर्कटिक पे और अंटार्कटिक पे जाएंगे तो वहां पे कहाँ बायोडायवर्सिटी मिलेगी। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे भी कहाँ मिलेगी। डेजर्ट में जाएंगे तो वहां पे भी कहाँ मिलेगी। ओपन सी में जाएंगे जो वहां पे भी कहाँ बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। तो वो एरिया जो होते हैं उनमें बायोडायवर्सिटी कम मिलती है। तो ये कम और ज्यादा केवल ये देखने के लिए ये आगे की बात है। तो ये था आपके बायोडायवर्सिटी का पैटर्न। अब एक बात हमने की कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा क्यों होती है?
पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा क्या है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है जबकि दूसरी जगह पे बायोडाइवर्सिटी कम है? तो सब उसकी वजह 3 वजह है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो 3 कौन सी? तो एक तो सब टाइम ज्यादा मिलता है वहां पे। टाइम ज्यादा मिलता है क्या मतलब? टाइम तो सब जगह बराबर ही है। टाइम का मतलब है कि जो नेचुरल डिजास्टर जैसी घटनाएं जो होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, वो इक्वेटर के आसपास इतनी ज्यादा नहीं है। यानी यहाँ की जो क्लाइमेट है थोड़ा स्टेबल है, जो अबाधित वातावरणीय परिस्थितियां हैं, डिस्टर्ब नहीं है यहाँ पे। जबकि अगर पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां पे हिमपात बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आइस जमा हुआ रहता है, परमानेंट फ्रॉस्ट टाइप की स्थिति रहती है। तो वहां बायोडाइवर्सिटी को डेवलप होने का टाइम ही कहाँ मिला है भाई? जैसे जितना टाइम मिलेगा वैसे वैसे नई नई वैरायटी के जीव बनेंगे। तो कुल मिला के एनवायरमेंट की कंडीशन यहाँ ट्रॉपिकल एरिया की जो है वो अबाधित होती है, इसलिए एक लंबी अवधि तक उसका विकास धीरे धीरे चलते चलते बहुत सारी प्रजातियां डेवलप हो गई तो बायोडाइवर्सिटी वहां की ज्यादा होगी। तो कुल मिला के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता के विकास के लिए आपको टाइम जो है वो ज्यादा मिल गया। सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहली बात है, बायोडाइवर्सिटी को डेवलप होने में बहुत हजारों वर्ष लगते हैं और वो यहाँ पे मिल गए। और वहां पे समय समय पे इस प्रकार की परिस्थितियां होती है कि वो बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है, तो वो डेवलप हो नहीं पाई। तो पहली बात तो हो गया टाइम। दूसरी बात क्लाइमेट। अब क्लाइमेट सब जगह का एक जैसा तो होता नहीं है। अगर कहीं का फेवरेबल क्लाइमेट होगा तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी डेवलप होगी, फेवरेबल नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ जो है वो एक स्थिर और हम जैसा अनुमान लगाते हैं वैसा ही क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी ही रहती है इस वजह से। और मौसम में विविधताएं बहुत कम होती है, एकदम अचानक चेंज वहां पे होता नहीं होता है। और यहाँ टेम्परेचर देख लें, बारिश देख लें, ह्यूमिडिटी देख लें, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट देख लें, तो ये अच्छे खासे यहाँ पे मिलते हैं। और मिलते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेट यहाँ का फेवरेबल है। तो एक शब्द में कहें तो क्लाइमेट यहाँ का फेवरेबल है, स्टेबल है, इस वजह से भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश जो है वो भी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत जो है लंबी लंबी रातें होती है, जबकि इक्वेटर के आसपास लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, प्रकाश बहुत ज्यादा मिलता है। और हम ये भी जानते हैं कि इस इकोसिस्टम में एनर्जी का एक ही सोर्स है, और वो एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? लाइट है, प्रकाश है। प्रकाश जहां पे ज्यादा अवेलेबल होगा एनर्जी स्टोर ज्यादा होगी। एनर्जी जहां पे ज्यादा स्टोर होगी तो इकोसिस्टम में एनर्जी फूड के रूप में आगे से आगे बढ़ती है। तो ये भी एक कारण है कि लाइट की अवेलेबिलिटी जो है जहां पे ज्यादा होगी वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी को डेवलप होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो ये 3 कारण हैं जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ज्यादा होती है। अब प्रीलिम्स के अनुसार फैक्ट में कई बार पूछते हैं कि हमारे जो 2 तरह के जो जीव जंतु होते हैं कि एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट, एक जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और एक जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। सीधी सी बात की है, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होता है उनको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, कशेरुकी जीव बोलते हैं। तो कशेरुकी जीव या वर्टिब्रेट जिनमें ये कशेरुक दंड होता है। अब कशेरुक दंड जिनमें होता है उनको जो है हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट फिश वर्ग जो है, मछली वर्ग जो है उसका हुआ। उसके बाद में उससे एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से पक्षी भी बने और मैमल्स भी बने। तो ये क्या होते हैं, जो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे कि पानी में रहने वाले जीव जो हैं वो मछलियां होती है। और भी विशेषताएं होती है कि सारे पानी में रहने वाली मछलियां ही होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे वेल वगैरह है वो मैमल्स हैं। तो जनरली हम ये कहते हैं एम्फीबियन जो दोनों जगह पे आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, मेंढक वगैरह जो है वो एम्फीबियन है। उसके बाद में रेप्टाइल जो सांप वगैरह वो जो है वो रेप्टाइल्स हैं। और पक्षी वर्ग और मैमल वर्ग जिनमें महिलाएं जो है बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है, दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियां होती है, उनको स्तनधारी बोलते हैं। तो ये 5 वर्ग जो है बड़े बड़े। तो अब इनमें अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि संख्या ज्यादा किसमें है, प्रजातियों की संख्या, क्योंकि मैमल के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे गाय अलग प्रजाति, भैंस अलग है, घोड़ा अलग है, ऊंट अलग है, कितने तरह के जंगलों में जीव दिखते हैं, हम भी मैमल हैं। तो ये तो ऐसे के ऐसे अगर देखें तो प्रजातियां ज्यादा किसमें है?
कौन से वर्ग में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है फिश वर्ग में, उसके बाद में बर्ड्स में, उसके बाद रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन और मैमल में सबसे कम है। तो कभी भी ये पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा मछलियों की प्रजातियां बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। उसके बाद पक्षियों की, बर्ड्स जो है इनकी ज्यादा है। उसके बाद में अगर बात करें तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से भी कम एम्फीबियन है और सबसे कम मैमल की प्रजाति है। तो अगर वर्टिब्रेट में पूछा जाए तो ये, अगर ये इनवर्टिब्रेट में पूछा जाए तो इनवर्टिब्रेट में वैसे तो बहुत सारे जो वर्ग हैं, इतना क्लासिफिकेशन अपने देखने की जरूरत है नहीं। तो इंसेक्ट की सबसे ज्यादा इतने तरह के कीट वगैरह मिलते हैं कि ये इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है। उसके बाद में मोलस्का आते हैं, मोलस्का पानी में समुद्रों में रहने वाले जो है वो जीव है, शंख शिपी वगैरह जो है वो है। उसके बाद क्रस्टेशियन आते हैं, क्रस्टेशियन के बाद में अदर्स आते हैं। तो ये भी कभी पूछा, ये पूछने की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी इनवर्टिब्रेट की अगर बात करें, अकशेरुकी जीवों की अगर बात करें, तो उनमें बायोडाइवर्सिटी का सीक्वेंस जो है वो ये है। प्लांट में अगर देखें तो प्लांट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो होती है फंगस में। तो फंगस जो है वो, क्योंकि उनमें शेल वॉल होती है और कोशिका भित्ति जिसमें होती है, उनको हम प्लांट में रखते हैं। तो फंगस जो है वो एक प्रकार से प्लांट है, तो ये इनकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बहुत तरह की वैरायटी होती है, ज्यादा क्लासिफिकेशन के डिटेल में जाने की अपने को जरूरत है नहीं। तो एंजियोस्पर्म की, और उसके बाद में एल्गी की, ये मेजर 3 वर्ग जो हैं जो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले हैं वो ये है। और ओवरऑल पूछें तो सबसे ज्यादा हमेशा कीट होते हैं, पक्षी होते हैं। आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें है, तो इंसेक्ट जो होते हैं उनमें बहुत तरह की प्रजातियां हैं, खूब तरह की स्पीसीज ही स्पीसीज। उसके बाद में प्लांट आते हैं और उसके बाद में फिश आती है। अब मैमल्स वगैरह तो बहुत बाद में आते हैं। तो ओवरऑल में भी अगर पूछा जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, ये एक सीक्वेंस जो है वो है। प्रीलिम्स में कभी भी घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम वगैरह ऐसा कुछ पूछा जाए तो उसके लिए। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं भारत में बायोडाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है। तो पहली बात तो हमें ये पता है कि इंडिया जो है वो इक्वेटर से कोई बहुत ज्यादा दूर है नहीं, विषुवत रेखा के ज्यादा दूर नहीं है। और ज्यादा दूर नहीं है तो इसका मतलब हम उस एरिया में आते हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि हमारे से ऊपर और आगे बढ़ेंगे तो वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। तो कुल मिला के हम इंडिया जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है, रिच है। पहली बात तो ये। अब इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रिच हैं, तो सब हमारे पास में पूरी दुनिया की जो जमीन है, पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है, उसका हमारे पास केवल 2.4% है, जबकि पूरी दुनिया में जो ज्ञात स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, उनका 8.1% प्रजातियां हमारे यहाँ हैं। तो ये एक फैक्ट हो गया कि बिल्कुल है साहब, यानी जितनी हमारे पास में जमीन का एरिया है उसकी बजाय प्रजातियां काफी ज्यादा है। प्रजातियों में भी ज्ञात प्रजातियां जितनी हैं उसका लगभग 8.1% स्पीसीज जो है वो इंडिया में है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अब मोटे तौर पे एक अनुमान ये है कि प्लांट की लगभग 45,000 स्पीसीज जो है वो इंडिया में है, जो ज्ञात है, ठीक है, जो जिसके बारे में हमें पता है। इसी प्रकार से 90,000 एनिमल स्पीसीज जो है वो नोन है। उसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज जो है अभी तक उनको आइडेंटिफाई भी हमने नहीं किया है, और वो उससे 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। ये प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज जो है वो बहुत है अभी तक, जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि ये वो स्पीसीज है, क्योंकि इंसेक्ट में वगैरह इतनी प्रजातियां होती है कि उन सबको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको किया भी नहीं जा सकता। तो कुल मिला के ये 2-4 फैक्ट थे कि इंडिया जो है वो रिच है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास में टोटल वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वो 2.4 है, जबकि स्पीसीज जो है वो 8.1 है। इससे हम कह सकते हैं कि हम रिच हैं। और दूसरी बात जो है वो बहुत सारी ये प्लांट की लगभग इतनी आइडेंटिफाई हो चुकी है, नॉन स्पीसीज है, और बहुत सारी है वो नहीं भी है। तो ये वो है। दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्री, पहले 12 मेगा डाइवर्स हुआ करते थे, आजकल जो है वो 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है जिनमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसमें इंडिया भी एक है। तो दुनिया के ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले जो देश हैं जिसमें जैव विविधता ज्यादा है उनको मेगा डाइवर्स कंट्री बोलते हैं,
और मेगा डाइवर्स कंट्री में इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। तो दुनिया में कौन से 17 देश हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? तो ये अगर हम बात करें तो ये दिखा रखा है कि सबसे ज्यादा दुनिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो ब्राजील में है। अमेजन के फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो ब्राजील में है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ब्राजील में। तो नंबर 1 पे जाता है ब्राजील में। उसके बाद में जो कोलंबिया है, ये वाला, तो कोलंबिया साउथ अमेरिका में ही है, तो यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो दूसरी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री ये है। 3rd नंबर पे मैक्सिको है। तो ये जो मैक्सिको है यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है नंबर। उसके बाद में इंडोनेशिया जो है तो इंडोनेशिया जो है यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और ये चौथा सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला। उसके बाद में ये जो पेरू है, ये 5वें नंबर पे बायोडाइवर्सिटी वाला देश है। उसके बाद मलेशिया जो है, ये मलेशिया ये भी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला में आता है, तो ये 6th पे। ये जो इक्वाडोर इतना छोटा सा, ये इसके साथ में ये इक्वाडोर का ही गैलापेगस आइलैंड जो है, गैलापेगस द्वीपों का जो समूह है जिनकी भी बात पहले हमने की थी, जो इक्वाडोर के अंडर में आता है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी रिच है। और उसके बाद हमारे इंडिया का नंबर आता है कि इंडिया जो है वो भी लगभग 8वें नंबर पे हम आते हैं इस बायोडाइवर्सिटी के मामले में। जाहिर जो है अफ्रीका में, उसकी भी बायोडाइवर्सिटी, तो ये 9 नंबर पे आता है। लगभग 10 नंबर पे ये जो मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर भी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। उसके बाद चाइना, चूंकि एरिया भी काफ़ी बड़ा है और है भी इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, तो ऑस्ट्रेलिया भी मेगा डाइवर्स कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट जो है ये भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, तो यहाँ पे भी है। वेनेजुएला जो है यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला। साउथ अफ्रीका, यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो ये भी। फिलीपींस और ये पापुआ न्यू गिनी, ये 17 देश हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। इनको मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं। इंडिया का लगभग 8वां स्थान इसमें आता है। तो कभी भी पूछा जाए मेगा डाइवर्स और कौन कौन से हैं, तो ये है हमारे मेगा डाइवर्स कंट्री। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।